हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास एक बहुत बड़े साइज का कोई डेटा आता है और उस डेटा से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए हमने उस डेटा को कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इत्यादि का इस्तेमाल किया और उनको एक फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी। अब उसी तरह की इंफॉर्मेशन को हम अपने ग्राफिकल मेथड से भी दिखाना चाहते हैं। तो आज से इस लेक्चर में और आगे आने वाले कई सारे लेक्चर्स में हम अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्राफिक्स तैयार करते हैं या हम प्लॉट्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम ये तो आपको बता दें कि हमारे पास एक बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं और हर एक ग्राफिक को यहाँ पे समझाना मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिक ऐसे लूँगा जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं और उन्हीं ग्राफिक को मैं यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में आपको तैयार करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस प्रकार के ग्राफिक को अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हमारे पास ग्राफिक आते हैं उसमें से हम किस प्रकार से उस ग्राफिक के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे ग्राफिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कभी हम उसकी एक्स एक्सिस पे कुछ लिखना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ लिखना चाहते हैं, टाइटल में कुछ लिखना चाहते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने ग्राफिक के अंदर दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कमांड्स होते हैं। उसमें से कुछ हमारे जो कमांड्स हैं उनको हम लेकर के यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जब हम अपने ग्राफिकल टूल्स की बात करते हैं तो आर सॉफ्टवेयर के बेस पैकेज में कुछ ग्राफिक्स को तैयार करने की क्षमता होती है, कुछ ऑप्शंस होते हैं। उसके साथ ही हमारे कुछ कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस भी होते हैं जिनके द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफिक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको कुछ ग्राफिक जो हमारे बेस पैकेज के अंदर तैयार हो जाते हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही हमारा एक पैकेज होता है ggplot। उस ggplot के द्वारा भी हम अपने विभिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्राफिक तैयार हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको छोटे छोटे उदाहरण लेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उन छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा आप ये एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बैठा सकें कि जो हमारे डेटा में क्या हो रहा है और हमारे ग्राफिक में क्या मिल रहा है। उसके बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप उसको डेटा साइंस के बड़े बड़े जो हमारे डेटा सेट्स होते हैं उनके ऊपर आप बहुत आसानी से उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम इन ग्राफिक्स को किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में तैयार करते हैं और कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तो बात ये आती है कि ये ग्राफिकल टूल्स क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमारे उस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स के टूल्स आते हैं जो सबसे पहले हम प्रायः डेटा पे लगाते हैं और उसके द्वारा हम डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। राइट। अब इस तरह के हमारे पास 2 तरीके के टूल होते हैं, एक होते हैं एनालिटिकल और दूसरे हमारे होते हैं ग्राफिकल। दोनों से हमको वही इंफॉर्मेशन ही मिलती है और एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से हम उसी इंफॉर्मेशन को एक नंबर या संख्या के माध्यम से निकालते हैं, और ग्राफिकल टूल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे उसी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफिक के द्वारा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ग्राफिक के द्वारा छिपी हुई इंफॉर्मेशन को समझना बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि अगर आपको किसी इंसान के मूड को ग्राफिकली दिखाना है तो उसको हम स्माइली के द्वारा बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 स्माइली बनाए हैं। जो पहला स्माइली है वो दिखा रहा है कि वो जो हमारा इंसान है वह खुश है। दूसरा स्माइली हमको दिखा रहा है कि इंसान हमारा ओके ओके है, और तीसरा इंसान हमारा और जो तीसरा स्माइली हमारा दिखा रहा है कि ये इंसान हमारा दुखी है।
अब अगर आप ध्यान दें, अगर आप कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए हैप्पी, सैड और ओके के अगर हम इसको छुपा दें और अगर हम आपको खाली स्माइली अगर हम दिखाते हैं, तो क्या आपको इस स्माइली को देख कर के समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे स्माइलीज़ हैं किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप अगर ध्यान दें तो तीनों स्माइली का जो स्ट्रक्चर है वो एक सा ही है। तीनों के जो वृत्त हैं वो बराबर साइज़ के हैं। तीनों की देखिए आँखों भी हमारे समान हैं। अंतर खाली उनके माउथ में आ रहा है। जैसे देखिए ये इनका है, ये और ये। यहाँ से खाली पता चल रहा है कि आदमी या जो हमारा जो स्माइली है वो किसी खुश या ओके या दुखी आदमी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा कि इस तरह के जो हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होते हैं, उनसे हमको एक एडवांटेज मिलता है कि वो डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बाहर निकाल के हमको बता देते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम अपने जब भी किसी डेटा एनालिसिस को करते हैं तो वहाँ पर मुझको एक उपयुक्त के नंबर और उपयुक्त चॉइस के ही प्लॉट्स को लगाना चाहिए, जिससे कि मुझको बेहतर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मिल जाए। यह बात मैं आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार सुनने में आता है, लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम अपनी कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे देन हमारी एनालिसिस बेहतर हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कुछ वैसी ही बात है, अगर किसी इंसान को कुछ अगर हेल्थ की समस्या है और वह डॉक्टर के पास जाता है और उसको डॉक्टर अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दवा देने की कोशिश करता है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके मर्ज़ को समझ करके जो उपयुक्त नंबर की दवाएं हैं वो उसको देने की कोशिश करता है, तो किस अप्रोच को आप बेहतर कहेंगे? डेफिनेटली उस मर्ज़ को ठीक करने में हमारी कम से कम उपयुक्त नंबर की जो दवाएं डॉक्टर देगा उसको ही हम बेहतर मानेंगे। उसी प्रकार से हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम अपने डेटा से किस बात को या किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहते हैं, या हम ये समझना चाहते हैं कि उस प्रश्न का जवाब डेटा क्या दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमको अपना एक ग्राफिकल टूल कलेक्ट करना पड़ता है। आप एक से ज़्यादा ग्राफिकल टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस ग्राफिकल टूल के द्वारा आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन बाहर मिल रही है। और साथ ही हर ग्राफिक का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेगा। तो आपके डेटा एनालिसिस का जो भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की ग्राफिक्स की आवश्यकता है। हमारे पास एक ग्राफिक की बहुत लंबी एक लिस्ट होती है, लेकिन आप हर जगह पे सारे ग्राफिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राइट। अब हमारे इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में या स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे हमारे प्लॉट्स और ग्राफिकल टूल्स होते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट, स्कैटर डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। और बार प्लॉट के अंदर भी हमारे पास स्टैक्ड बार प्लॉट, सब डिवाइडेड बार प्लॉट, परसेंटेज बार प्लॉट होते हैं। पाई डायग्राम के अंदर भी 2 डायमेंशनल पाई डायग्राम, 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम भी होते हैं। बॉक्स प्लॉट में होते हैं, ग्रुप बॉक्स प्लॉट होते हैं, वायलेंट प्लॉट्स होते हैं, हीट मैप होते हैं, ट्री मैप होते हैं इत्यादि। एक बहुत लंबी लिस्ट है। और आर सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के ग्राफिक्स को बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। और हम यहाँ पे बार प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ग्रुप बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, को प्लॉट, हिस्टोग्राम, नॉर्मल क्यूकी प्लॉट, ट्री मैप, हीट मैप, वायलेंट प्लॉट इत्यादि इस तरह के बहुत सारे हम ग्राफिक को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। राइट। तो इसमें से इस तरह के अगर हमको तैयार करने हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे ग्राफिक को हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आपको पहले से मालूम है। उससे हमको एडवांटेज क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता था उसी चीज़ को आप आर में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से बाहर मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बार डायग्राम की बात करते हैं। तो ये बार डायग्राम क्या होते हैं? ये हमारी कैटेगरिकल डेटा होता है या जो हमारे एट्रीब्यूट का डेटा होता है, उसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो रेक्टेंगुलर बार से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की बार्स बनी होती हैं। राइट।
और यहाँ पे हम अपनी जो भी फ्रीक्वेंसी है या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो बार डायग्राम होते हैं ये हमारे रिलेटिव या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को, जो हमारे डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है किसी वेरिएबल के ऊपर, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और हर एक बार एक कैटेगरी को डिनोट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अगर बार बनाई हैं तो तीनों बार किसी एक एक कैटेगरी को डिनोट कर रही हैं। जो इस बार की हाइट होती है वो उस वेरिएबल पर जो डेटा है उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम कहें पहली बार की हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरी बार की हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तीसरी बार की हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी की जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इस बार की जो विड्थ होती है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मटीरियल होती है और वो आर्बिट्रेरी भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो हमारा बार डायग्राम इस प्रकार का भी हो सकता है, राइट। लेकिन हम उसको आसानी से समझने के लिए और आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूजुअली हम एक ही विड्थ की बार को तैयार करते हैं। ये पॉइंट हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी बार की विड्थ होती है इसका वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। हिस्टोग्राम में जो हाइट और विड्थ दोनों का फ़र्क पड़ता है, जबकि बार डायग्राम में हमारी सिर्फ खाली हाइट का फ़र्क पड़ता है, राइट। अब अगर आप देखेंगे कि जब हमने अपने एट्रीब्यूट या कैटेगरिकल वेरिएबल की बात करी थी तो हमने इस प्रकार की वहाँ पे देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया था, जहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी ली थी A1, A2, AK। उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी थी F1, F2, FK, और उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी थी F1 डिवाइडेड बाई N, F2 डिवाइडेड बाई N इत्यादि। इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम अपने ग्राफिकल तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक ये बार डायग्राम बनाया है, जहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारी पहली बार हमारी है ये हमारी A1 कैटेगरी को, दूसरी बार हमारी A2 कैटेगरी को, तीसरी बार हमारी A3 कैटेगरी को, और ये अंतिम बार हमारी AK कैटेगरी को दिखाई पड़ रही है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पर हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ अगर हम कहें F1, F2 इत्यादि हमको यहाँ पर दी जाती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस डेटा को हम किस प्रकार से रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि देखिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी है पहली एक कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे है, तीसरी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, चौथी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, इस प्रकार से, या ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे अपने आर सॉफ्टवेयर में अगर तैयार करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो आर सॉफ्टवेयर में अपना बार प्लॉट तैयार करने के लिए हमारा कमांड होता है बार प्लॉट, और ये बार प्लॉट हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स को तैयार करता है, अर्थात हमारी बार्स इस प्रकार से भी हो सकती हैं या ये हमारी बार्स इस प्रकार से भी हो सकती हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो जो बेसिक कमांड तो हमारा यही होता है कि हम बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में हम उसका डेटा दे दें। अब डेटा देते समय आपको देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका डेटा कौन सा डेटा होगा, रॉ डेटा होगा या टेबुलर डेटा होगा। आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी देनी होती है जिनको आपको बार की हाइट पे दिखाना होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा होता है ये हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो यूजुअली हम कहते हैं हाइट हमारा कोई वेरिएबल है जिसके द्वारा हमारी बार की हाइट निर्धारित हो रही है। तो अगर हम कहते हैं कि ये हमारा रॉ डेटा है तो हमको इसको टेबल के फॉर्म में कहना पड़ेगा, ऐसे TABLE, राइट। उसके अलावा हमारे इस बार प्लॉट के अंदर बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। उन फीचर्स को हम अपने इस आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शंस होते हैं, उनको दे करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मैंने कहा कि जैसे बार प्लॉट हाइट आपने लिखा, आपने लिख दिया विड्थ इक्वल टू 1। अब विड्थ में क्या है, जो हमारी बार डायग्राम की विड्थ होती है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं
ऐसी स्पेस हमारी दो बार्स के बीच में कितनी स्पेस होगी उसके बारे में है। names.r की आपको अपने एक्स एक्सिस पर बार्स को क्या क्या नाम देने हैं उसके बारे में है। लीजेंड.टेस्ट हमारा उसकी लीजेंड कितने होंगे उसमें है। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बार प्लॉट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। राइट उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हेल्प में ज़रा सा जा कर के पढ़िए और हेल्प में से एक एक करके देखिए कि कौन सा पैरामीटर किस ग्राफिक के उस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। राइट जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे हाइट है आपका है या आपका वेक्टर है या जो मैट्रिक्स है जिसमें आप अपनी फ्रीक्वेंसी को देते हैं या अपनी डेटा वैल्यू को देते हैं। विड्थ आपका एक वेक्टर है जो उन बार की विड्थ को कंट्रोल कर रहा है। स्पेस है से हम हमारी जो बार्स होती हैं उनके बीच में किस प्रकार की स्पेस हमको देनी है वो उसको हम कंट्रोल करते हैं। names.arg में हम उनको हर एक बार के नीचे उसका क्या नाम लिखा जाना है उसके बारे में बात करते हैं। लीजेंड से हम क्या बोलते हैं कि हम जो उस प्लॉट के लीजेंड होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे आप उसको पढ़िए समझिए और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए कि जब आप किसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपके ग्राफ में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। राइट तो देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर ये कोई बार प्लॉट अगर तैयार करना अगर है तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया है तो आप यूज़ कर लेंगे बार प्लॉट एक्स जहाँ पे मान लीजिए विड्थ इक्वल टू 1 स्पेस इक्वल टू नल और आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रॉ डेटा दिया हुआ है जो हमारे केस में मैक्सिमम ज़्यादातर हो रहा है हम यहाँ कमांड यूज़ करेंगे बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में टेबल एक्स क्योंकि जब हम टेबल एक्स को करते हैं तो एक्स के अंदर जो हमारा रॉ डेटा है वो हमारा एक फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में आ जाता है। और इसी बार प्लॉट को अगर हम अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बनाना चाहते हैं देन हमको कमांड यूज़ करना पड़ेगा टेबल एक्स डिवाइडेड बाई लेंथ एक्स के ऊपर जिसके द्वारा हमको इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और इसको हम बार प्लॉट के ऊपर एग्जीक्यूट कर देंगे। राइट तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम अपने जरा एक छोटे से उदाहरण को हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 लोगों का डेटा लिया है और उनको हमने ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट में क्लासिफाई किया है। तो ग्रेजुएट के लिए हमने कैपिटल जी और नॉन ग्रेजुएट के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल एन यूज़ किया हुआ है। तो जैसे पहला हमारा जो आदमी है पहला जो इंसान है वो हमारा ग्रेजुएट है, दूसरा हमारा नॉन ग्रेजुएट है और इस ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट को मैंने एक और दो संख्याओं से दिखाया है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब तक कि हम नंबर नहीं देंगे तब तक हमारा ऑपरेशन नहीं होगा। तो ग्रेजुएट को मैंने दिखाया है 1 और नॉन ग्रेजुएट को 2 और उसी प्रकार का ये हमारा डेटा है जिसको हमने इस डेटा वेक्टर में करके कॉली नाम के एक डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना बार प्लॉट लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बार प्लॉट कॉली। अब आपको इस प्रकार का ग्राफ मिल जाएगा। क्या इस ग्राफ को देख के आपको लग रहा है कि यही ग्राफ आप चाहिए था? आपने देखा कि बार प्लॉट में अभी आपको मैंने बताया कि ये कैटेगरीज को डिफाइन करता है और आपके यहाँ पे सिर्फ खाली दो ही कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरी कहाँ से आ गई? एक्चुअली में देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम रॉ डेटा को डायरेक्टली दे देते हैं और उसका बार प्लॉट अपने आप से तैयार हो जाता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा। लेकिन आर के अंदर पहले आपको इस डेटा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको सही नहीं आया। तो कॉली की जगह आपको यहाँ पे पहले टेबल कमांड को लगाना है और फिर उसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए टेबल कॉली जब हम करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का डेटा मिल जाएगा। जेंडर और कैटेगरी 1 में है 7 लोग और कैटेगरी 2 में है 3 लोग। तो देखिए जब आपने कह दिया ये बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में हमने दे दिया टेबल और कॉली डेटा के ऊपर, तो आपको देखिए इस प्रकार का एक ग्राफ मिल गया। तो देखिए इस ग्राफ को देख करके बहुत आसानी समझ में आ रहा है कि ये हमारी कैटेगरी 1 है, ये हमारी कैटेगरी 2 है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ 2 बार आ गई और जो कैटेगरी 1 में हमारे पास 7 संख्याएं हैं और कैटेगरी 2 में हमारे पास 3 संख्याएं, अर्थात कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की जो फ्रीक्वेंसी हमारी है ये हमारी 7 और 3 है। तो अब अगर देखिए यहाँ से हमको एडवांटेज क्या है, अगर हम मान लीजिए ये वाला डेटा अगर हम यहाँ पे छुपा देते हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, और अगर हम आपको सिर्फ अगर अपना यही खाली एक ग्राफिक अगर दिखाते हैं
तो उस ग्राफिक को देख करके क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस डेटा में हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 और कैटेगरी 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, राइट। और अगर हमको ये पता चल जाए कि ये हमारे ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लोगों की संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में 70% हमारे पास ग्रेजुएट हैं और 30% हमारे पास नॉन ग्रेजुएट हैं। तो इसी तरह की देखिए जो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से इस ग्राफिक के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए अपनी अगर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले टेबल क्वाली डिवाइडेड बाय लेंथ क्वाली कर देंगे, तो हमको ये डेटा मिल गया है। जेंडर कैटेगरी 1 की फ्रीक्वेंसी है 0.7, कैटेगरी 2 की फ्रीक्वेंसी है 0.3 और इसके ऊपर हमने अपना बार प्लॉट लगा दिया। तो देखिए आपको इस तरह का बार प्लॉट मिल गया और यहाँ पे लेकिन आपकी ये अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, जबकि पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आई थी, राइट। तो अब इसको भी देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हमारी 2 बार्स हैं और कैटेगरी 1 में हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.7 और कैटेगरी 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.3, अर्थात 70% लोग कैटेगरी 1 में हैं और 30% लोग हमारी कैटेगरी 2 में हैं, राइट। अब इसी चीज़ को देखिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ज़रा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो अपने इस क्वाली डेटा को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर उसमें से देखिए अगर हम यहाँ पे कहें टेबल क्वाली, तो देखिए ये आपका ये आ गया। अब इसी में अगर आप यहाँ पे बार प्लॉट और आप अगर टेबल क्वाली करते अगर हैं अगर, तो देखिए आपको यहाँ पर जो इसकी बार प्लॉट मिल जाना चाहिए। तो देखिए ये आपको यही बार प्लॉट तो मिल गया। और इसी में अगर आप इसको अगर मान लीजिए आप इसको रिलेटिव में अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप इसको लेंथ ऑफ क्वाली से डिवाइड कर दीजिए इस फ्रीक्वेंसी को, और देखिए जब आप करेंगे तो देन आपकी खाली ये फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, कर हमारा सेम रहेगा। तो देखिए आपने देखा कि ये फ्रीक्वेंसीज आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब हम चलिए आपको एक छोटा सा एक उदाहरण और लेते हैं और डेटा का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं और फिर आपको इसमें आर के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस उदाहरण में मैंने आपको देखिए लिया है कि एक दुकान है जहाँ पे हमारे पास 3 सेल्स पर्सन हैं, उनको हमने 1 2 3 के द्वारा दिखाया गया है और हमारे उस दुकान में 100 कस्टमर आते हैं जिनको हमारे ये तीनों सेल्स पर्सन में से कोई एक सेल्स पर्सन अटेंड करता है। तो किस कस्टमर को किस सेल्स पर्सन ने अटेंड किया है उसका डेटा यहाँ पे, जैसे कि हम कहें कि पहली संख्या हमारी है 1, मतलब कि पहले कस्टमर को हमारे पहले सेल्स पर्सन नंबर 1 ने अटेंड किया है, दूसरे कस्टमर को हमारे सेल्स पर्सन 1 ने अटेंड किया है, तीसरे कस्टमर को हमारे सेल्स पर्सन नंबर 2 ने अटेंड किया है एंड सो ऑन। और इसी डेटा को मैंने देखिए अपने सेल्स पर नाम के डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे बार प्लॉट तैयार करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने अगर इस रॉ डेटा के ऊपर कर दिया तो आपको इस प्रकार की 100 बार मिल जाएंगी, राइट। वो कोई तो देखिए ठीक नहीं है, इसके लिए आपको पहले उसको टेबल कमांड के द्वारा लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने टेबल सेल्स पर को लगा करके मैंने इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको मैंने तैयार कर लिया और उसके बाद में मैंने इस पर अपना बार प्लॉट का कमांड मैंने लगा दिया, राइट। अब जब आप करोगे तो देखिए क्या होगा, आपको इस प्रकार का एक बार प्लॉट मिल गया। अब इस बार प्लॉट को देखिए देख करके क्या समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे कहते हैं कि इस डेटा को देख करके मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने हमारे सेल्स पर्सन 1 2 3 हैं, थोड़ा सा इसको समझना कठिन है। और अगर यही कार्य आप अगर डेटा साइंस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं जहाँ पे डेटा आपका बहुत बड़े साइज़ का होता है, वहाँ पे आप उसको मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इस ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, 1 2 और 3। और कैटेगरी 1 में हमारे करीब 28 लोग के आसपास होंगे और कैटेगरी 2 में करीब हमारे 42 43 के आसपास लोग होंगे और ऐसे ही कई हमारी कैटेगरी 3 में हमारे पास 30 लोग के आसपास होंगे। अर्थात हमको इसको देख करके समझ में आ रहा है कि जो हमारा दूसरे नंबर का सेल्स पर्सन है उसने सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को अटेंड किया है और वह संख्या करीब 43 के आसपास है।
और उसके अलावा जो हमारे पहले और तीसरे नंबर के सेल्स पर्सन्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट बराबर संख्याओं में कस्टमर्स को अटेंड किया है। तो आपने देखिए डेटा को नहीं देखा, आपने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देखा और सिर्फ खाली इस ग्राफ को देख करके आपने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल लिया। और इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो आप इसमें से टेबल सेल्स पर डिवाइडेड बाय लेंथ सेल्स पर करके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए और उसके ऊपर आप अपना बार प्लॉट कमांड लगा दीजिए। तो देखिए आपको यही डेटा मिल जाएगा, यही फिगर मिल जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे वाई एक्सिस पर आपकी ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो पहली फिगर को आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0.28 के बराबर है, दूसरी कैटेगरी 0.4342 के बराबर है और इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी में 0.3 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे मिल सकता है कि 28 से 30% जो कस्टमर हैं वो हमारे सेल्स पर्सन 1 और 2 दोनों अलग अलग करते हैं और जो हमारा 3 करते हैं और जो हमारा सेल्स पर्सन नंबर 2 है वो हमारा ऑलमोस्ट 40 to 43% के आसपास कस्टमर को अटेंड कर रहा है। राइट, अब इसी में अब हम आपको कुछ करके दिखाते हैं कि अगर इसी ग्राफ को आपको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है और आपको जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं उसको आप अगर यहाँ पे डालना चाहें तो किस प्रकार से किया जाए। राइट, तो देखिए आपको मैं छोटा सा बताता हूँ कि अगर आपको अपने इस ग्राफ में एक टाइटल डालना है, देखिए ये वही वाला ग्राफ है जो आपने यहाँ पे देखा है, हम इसके अंदर खाली बस अपना टाइटल डालना चाहते हैं। तो टाइटल डालने का हमारा कमांड होता है मेन। तो हम अपने बार प्लॉट कमांड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एक ऑप्शन लिख देंगे मेन और उसके बाद हम डबल कोट्स में हमको जो भी टाइटल देना है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए इसका जो आउटकम आएगा देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहीं पे कस्टमर अटेंडेड बाय द सेल्स पर्सन जो हमने लिखा था वो आपके ग्राफ में लिख करके आ जाएगा। साथ ही अगर हम अपने यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हम देना चाहते हैं कि हम ये देना चाहते हैं कि जो हमारे सेल्स पर्सन है 1 2 3 वो हमारे SP1 SP2 SP3 हो जाएं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में लिख के आ जाए सेल्स पर्सन SP, वाई एक्सिस पे हमारा लिख के आ जाए नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। तो उनको हम देखिए किस प्रकार से हैंडल करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो आपने देख लिया कि ये मेन के द्वारा लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान ली हमको ये अपने जो SP1 SP2 SP3 ये जो 3 नाम हमने लिखे हैं इसको किस प्रकार से दिया जाए। इसको देने के लिए हमारे पास कमांड होता है names.arg। ये वाला ऑप्शन अगर हम देते हैं और इसको हम डेटा को कंबाइन करके पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमारा SP1 SP2 SP3 हमारा क्या है, ये हमारा है टेक्स्ट, तो इसको मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो हमको तो जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये नाम लिखे आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि हमको एक्स एक्सिस पर लिखना है सेल्स पर्सन, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है। हम यहाँ पे अगर लिख दें एक्स लैब इक्वल टू और डबल कोट्स में मुझे जो भी अपना टाइटल लिखना है उसको अगर हम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है सेल्स पर्सन SP, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि आपको यहाँ पे वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लिखना है तो उसके लिए हमारा कमांड होता है वाई लैब। उसको भी हम डबल कोट्स में करके यहाँ पे स्टेटमेंट के देंगे अगर, तो उसको यहाँ पे वाई लैब में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी के अंदर अगर आपको मान लीजिए इन तीनों बार्स को अलग अलग अगर रंग देने होते हैं तो पहले वाले कमांड में ही मैंने यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ दिया COL मतलब कलर के लिए, और हमने दे दिया रेड ग्रीन ऑरेंज, डबल कोट्स में इसको लिखा और इसको C कमांड से बाइंड कर दिया। तो देखिए आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पे देखिए रंगीन बार्स मिल जाएंगी। रेड की जगह लाल रंग की आ जाएगी, ग्रीन के द्वारा ग्रीन कलर की बार और ऑरेंज के द्वारा ऑरेंज कलर की बार मिल जाएगी। आज सॉफ्टवेयर में आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करने के लिए कलर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें से किस कलर को किस प्रकार से लिखा जाए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आपकी इच्छा होती है कि आप किस प्रकार का आप यहाँ पे कर्व तैयार करना चाहते हैं। राइट, तो चलिए यही कार्य आपको ज़रा से हम अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम अपने इस सेल्स पर का जो डेटा है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। राइट, और उसके बाद में हम इसमें सबसे पहले हम अपना ये जो बार प्लॉट है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पे पहले उसको तैयार करते हैं।
तो देखिए ये आ गया आपका बार प्लॉट। अब इसी चीज़ को अगर हमको मान लीजिए अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर करना अगर है तो उसको हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे, उसके ऊपर बार प्लॉट का कमांड लगा देंगे। अब देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी की एक ही जगह अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आ गया वाई एक्सिस पर। और इसी के द्वारा अगर हमको अपने मान लीजिए ये जो हमारे अगर इसका मुझे टाइटल कहना अगर है तो देखिए अभी इस ग्राफ में कोई टाइटल नहीं आ रहा है, और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे मेन लिख करके तो देखिए ये हमारा यहाँ पे टाइटल आ गया। और उसी के अंदर अगर हम अपने जो भिन्न भिन्न प्रकार के और ऑप्शंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लिखना चाहते हैं उसको अगर हम करेंगे तो अपने नेम डॉट आर एक्स लैब वाई लैब का इस्तेमाल करेंगे तो आपने देखा कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस पर जो हमारे लीजेंड्स हैं ये हमारे लिख करके आ गए। और इसी में अगर हमको मान लीजिए इनको अगर रंग भी कहना अगर है तो मैंने यहाँ पे कलर कमांड का यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने जो कलर कमांड का यूज़ किया तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से कलर्स बन करके आ गए। राइट, तो चलिए अब हम आपको एक और उदाहरण देते हैं जहाँ पे हम आपको डेटा नहीं दिखाएंगे, जो हमारा एक शायद डेटा साइंस के रियल एग्जाम्पल से मैच करता है, और उसके लिए हम अपना जो भी मास लाइब्रेरी में पेंटर्स डेटा सेट है उसको यूज़ करेंगे, जो हमने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है। तो आपने देखा था कि जो हमारी लाइब्रेरी मास में एक डेटा सेट होता है पेंटर्स, और जिसमें हमारे पास कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन ये हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं, और स्कूल हमारा एक कैटेगरिकल वेरिएबल होता है जिसका डेटा आपको याद होगा इस प्रकार से है कि ये स्कूल्स हमको दिखाता है ABCDEFGH, और जिससे हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पेंटर्स हैं उसको बिलोंग करते हैं। तो अब हम इसी को ज़रा सा यहाँ पे इसका हम बार प्लॉट तैयार करते हैं। तो जैसे आपको समझाने के लिए मैंने इसके देखिए एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल दी है। तो इस तरह के वेरिएबल को निकालने के लिए हमको क्या करना है, पेंटर्स डॉलर स्कूल लिखना है काली, और तो ये इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आ गई। और जब इसको हम इसी कमांड में अगर हम लेंथ द्वारा डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हम देखिए अपने बार प्लॉट कमांड का यूज़ करते हैं, बार प्लॉट टेबल और पैरेंथेसिस में पेंटर्स डॉलर स्कूल। अब देखिए आपको ये ग्राफिक मिल गया। अब इस ग्राफिक को आप अगर देखने की कोशिश करिए तो आपको देखिए बहुत आसानी से मिल रहा है कि यहाँ पे आपको जो आपके स्कूल्स हैं ABCDEFGH आ गए, और यहाँ पे इनकी हर एक पेंटर की जो करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे लिख के आ गई। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो आपका पेंटर A है उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है 10, अर्थात कि 10 पेंटर्स हमारे स्कूल A से आ रहे हैं। उसी तरह से जो सेकंड बार है B की, वो दिखा रही है कि 6 पेंटर्स हमारे स्कूल B से आ रहे हैं। उसी प्रकार से इस 6 पेंटर हमारे इस C स्कूल से भी आ रहे हैं। D स्कूल से हमारे 10 पेंटर आ रहे हैं। E स्कूल से हमारे 7 पेंटर्स आ रहे हैं। F स्कूल से हमारे पास 4 पेंटर्स आ रहे हैं। G स्कूल से हमारे पास 7 पेंटर आ रहे हैं, और H स्कूल से हमारे पास 4 पेंटर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हो इस डेटा को देख करके या इस ग्राफिक को देख करके समझ में आ रहा है कि स्कूल A और D से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटर्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा E और G है वहाँ से हमारे पास सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटर्स आ रही हैं। राइट, अगर अपने इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम अपने मेन के द्वारा हम इस प्रकार का टाइटल दे सकते हैं, स्कूल ऑफ पेंटर्स इन मास। राइट, जो हमने यहाँ पे नाम दी है आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी मैंने ABCDEFGH दिया है, इसको हमने name.arg के द्वारा दिया हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो दिया हुआ है इसको मैंने एक्स लैब के द्वारा दिया है। वाई एक्सिस पे जो हमने दिया है उसको मैंने वाई लैब के द्वारा दिया हुआ है। और जो उसके हमारे कलर थे बार के, इसको मैंने रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रे, स्काई ब्लू लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये देखिए ये ग्राफ मिल जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। राइट, तो चलिए ज़रा सा इसी कमांड को हम आपको R सॉफ्टवेयर में करके हम दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हमको अपने इस लाइब्रेरी मास को अपलोड करना पड़ेगा। राइट,
तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं और लाइब्रेरी मास्क को अपलोड कर लेते हैं। और उसके बाद में हम अपना ये जो कमांड है, सबसे पहले हम अपने इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर हम अपना ये जो भी कर्व यहाँ पे जो ग्राफ तैयार करते हैं, तो ये देखिए आपका वही बार प्लॉट बन के आ गया, राइट। उसके बाद में हम इसको इसके अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये देखिए बार प्लॉट बन के आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह के में आप जब आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरह के बार प्लॉट को तैयार करना बहुत ही आसान काम है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और मैंने आपको देखिए यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश करी कि एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको मैंने अपने ग्राफ्स के माध्यम से कैसी उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आपके सामने ग्राफिक्स होंगे, पिक्चर होगी, प्लॉट्स होंगे। उस प्लॉट्स को देख करके आपको वही इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना है जो आपको उस फ्रीक्वेंसी टेबल से मिल रही थी। इसके अलावा आपने देखा कि हम अपने इस बार प्लॉट को भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शंस को दे करके कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जितना समय है उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके ग्राफ को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार में आप उस ग्राफ के अंदर हेल्प मेन्यू में जा कर के सारे ऑप्शंस उनको एक बार पढ़िए ज़रूर। उसको याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा तो हेल्प मेन्यू में है, लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। हर ऑप्शन को यूज़ करने का एक नियम होता है, वो नियम आपको हेल्प मेन्यू से पढ़ के बहुत आराम से मिल जाएगा। और किस ऑप्शन को किस प्रकार से चेंज करके हमारे उस ग्राफ में क्या परिवर्तन हो रहा है, यह आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप एक छोटा सा पहले डेटा सेट ले लीजिए, अपने इस डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करिए और देखिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और उसके बाद आप किसी बड़े डेटा सेट को लीजिए और उसके अंदर इन्हीं प्लॉट को तैयार करने की कोशिश करिए। तो फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने छोटे से डेटा सेट में आपने अपने हिसाब से परिवर्तन किए हैं और वही परिवर्तन अगर आपको आपके ग्राफिक्स में भी दिखाई पड़ते हैं, तो उससे आपके एक दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम चेंज डेटा में कर रहे हैं वही हमारे ग्राफिक में हो रहा है। तो अगर हम खाली ग्राफिक को देखते हैं तो भी मुझको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस डेटा में क्या क्या चेंज हुआ होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इन सभी ऑप्शंस को लेकर के आप किसी डेटा सेट को लेकर के प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।